हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में से जो टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है, इस न्यू सिलेबस में इस चैप्टर को मेंशन किया गया है एज न्यू सेंटर ऑफ पावर। एक ही है, ये चैप्टर वही है, ठीक है, उसके अंदर यही टॉपिक गिवन है, तो हम लोग ये करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कौन से चीजों पे बात करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो टॉपिक बात करेंगे वो है सबसे पहले ये जो चैप्टर है दैट इज न्यू सेंटर ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, इसकी ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम लोग इसे देखेंगे कि टाइमलाइन। देखो मैंने क्या किया है, आपके जो बुक है वहां पे यूरोपियन यूनियन टॉपिक दी गई है ना। मैंने उन टॉपिक को क्या किया है, सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। जो टॉपिक आपके बुक में दी गई है उसको सब टॉपिक में कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपके लिए ये एक तरह का नोट्स का भी काम करे और आप एग्जाम से पहले इसको और बेहतर तरीके से इसको जो है प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यूरोपियन यूनियन ग्रुप है कि नेशन है, यूरोपियन। इसके अलावा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, ये वाला में तो आप स्टार मान लो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये देखेंगे। इसके साथ ही जैसे हम लोग ये देखेंगे कि यूरोपियन इंटीग्रेशन में अमेरिका या यूएसआर का क्या रोल था, क्या इन्फ्लुएंस था, और एकदम एंड में हम लोग ये देखेंगे क्या यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर्स है उनके बीच में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये चैप्टर ये जो है इसकी मैं ओवरव्यू थोड़ा सा अगले 5 मिनट में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं यूरोपियन यूनियन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर की ओवरव्यू देखते हैं। देखो, आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा होगा कोल्ड वॉर वाली जो चैप्टर जो है 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है वहां से लेकर के 1991 तक वर्ल्ड जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड, है ना। एक तरफ यूएसए की ग्रुप थी तो दूसरी तरफ यूएसएसआर की, तो दो ग्रुप में वर्ल्ड जो है ये डिवाइडेड था। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ एंड हो गया कब, 1991 में। क्यों? क्योंकि 1991 में क्या हो गई, यूएसएसआर जो है वो टूट गया, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक राजा बच गया, सिर्फ एक किंग, एक कंट्री का डोमिनेंस, वो है अमेरिका। तो हम लोग देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड में 1991 के बाद में देखेंगे हम लोग जो है पूरा वर्ल्ड क्या बन जाएगा, यूनिपोलर वर्ल्ड। मतलब सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बहुत ही सुपर पावर, वो है अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इसी टाइम में हम लोग देखेंगे कुछ और नए पावर, ये कुछ और नए अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है ये इमर्ज होके सामने आएंगे। अच्छा, मैं आपको एक ये बात बता दूं, आप यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा सा फोकस करो। ये जो नए सेंटर ऑफ पावर आए हैं, आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नए सेंटर ऑफ पावर कैसे, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पावर, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ पावर। मैं डिटेल में बात करूंगा इस पे। यहाँ पे देखो मिलिट्री वर्ड नहीं लिखा है, मिलिट्री जो वर्ड जो है वो नहीं लिखा है। यानी कि ये जो नए सेंटर ऑफ पावर आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई अकेला एक कंट्री सामने आया, ऐसा नहीं। कुछ कंट्री उन्होंने आपस में उन लोगों ने कुछ अपने ग्रुप्स बना लिए। कौन से ग्रुप्स? यूरोपियन यूनियन। कौन से ग्रुप्स? आसियान। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो कंट्री की ग्रुप्स जो है, ये जो ग्रुप्स है यूरोपियन यूनियन या फिर आसियान जो ग्रुप है ना, यूरोप में यूरोपियन यूनियन बना, साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग देखेंगे कि आसियान बना। तो क्या इनका एम था कि अमेरिका को रोकना है इसलिए ये ग्रुप बनाई गई थी? आंसर इज नो। इस ग्रुप का फॉर्मेशन कुछ और कारण से हुआ था, देखेंगे अभी। इस ग्रुप का फॉर्मेशन कुछ और कारण से हुआ था, लेकिन आज के डेट में ये जो ग्रुप्स जो है, ये जो ग्रुप्स जो है कहीं ना कहीं इनके पास कुछ पावर है। ये क्या कर सकती है, ये अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको पूरा तरह से कंट्रोल तो नहीं करती है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लिमिट करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये न्यू सेंटर ऑफ पावर इमर्ज होकर आए हैं तो फिर से वर्ल्ड बाइपोलर या ट्राइपोलर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो नए सेंटर ऑफ पावर जो इमर्ज होकर सामने आए हैं, ठीक है, इनमें हम लोग देखेंगे इनकी कुछ लिमिटेशंस है। तो ये अमेरिका की जो डोमिनेंस जो है इसको ये क्या करती है, ये करती है लिमिट। ठीक है, ये लिमिट करती है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्यों आए, क्या अमेरिका को रोकना था इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया? आंसर इज नो। इनका फॉर्मेशन किया गया कुछ और रीजन था। क्या रीजन था? इनका फॉर्मेशन करने के पीछे रीजन था कि यूरोप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसियान बनाया गया।
मतलब क्या है, इनका फॉर्मेशन कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। इन कंट्रीज ने अपना कुछ वीकनेसेस को दूर करने के लिए, अपनी कुछ हिस्टोरिकल कुछ झगड़े, कुछ एनिमिनिटीज जो जो थी उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको खत्म करने के लिए इस तरह के ग्रुप्स बनाई गई थी। लेकिन हम लोग देखेंगे कि स्लोली स्लोली ये ग्रुप जो है ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। जो ये ग्रुप है ईयू एंड आसियान, ये स्लोली स्लोली ये डेवलप होती जाएगी और यहाँ पे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, काफी सारे कन्वेंशंस बनेंगे। और ये इनका रोल क्या होगा, कौन क्या रोल प्ले करेंगे ये न्यू ग्रुप्स जो है, ये ज्यादा से ज्यादा पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर स्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे। मतलब क्या है इसका, पीसफुल कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके बीच में हो सकता है बहुत तरह के कन्फ्लिक्ट हो, झगड़े चल रहे हो, तो उन झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉपरेशन करना पड़ेगा, आपस में बैठ के उन कंट्रीज को बात करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, है ना, तो कॉपरेट करना पड़ेगा रीजनल इश्यूज पे, ठीक है, और सही तरीके से ऑर्डर स्टैब्लिश हो कि कोई किसी को डोमिनेंस ना करे। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन इस कारण से हुआ, आज भी यही कर रही है। लेकिन इन कंट्री का हम लोग देखेंगे आउटपुट क्या है, क्या ये कंट्री, ये जो ग्रुप्स बनाए गए, क्या ये इफेक्टिव है, क्या इन्होंने सही कुछ रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है? आंसर इज यस। ये जो ग्रुप्स जो बनाए गए थे, आप यूरोप को याद करो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप बर्बाद हो गया था, आज के डेट में देखो काफी प्रॉस्परस है। मतलब ये जो ग्रुप्स जो बनाए गए थे, इन ग्रुप्स ने काफी ज्यादा हेल्प किया इन कंट्रीज को रिच बनाने में, इन कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी के तौर पे। और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है चाइना। ये हम लोग दूसरी वाली वीडियो में चाइना के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है। तो चाइना यहां पे देखेंगे कि आज के डेट में आप देखो चाइना को अगर आप देखते हो तो ये अमेरिका को चैलेंज करता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग 2050 के आसपास, 2050 के आसपास वर्ल्ड की जो सबसे रिच कंट्री जो होने वाली है वो है चाइना। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से चाइना जो है ये लगभग 2050 के आसपास वर्ल्ड की एक नंबर पे जो है वो रिच कंट्री बनेगी, फर्स्ट रिच कंट्री, सबसे ज्यादा रिच कंट्री बनने वाली है, ठीक है। आप मुझे बता पाओगे इंडिया की पोजीशन क्या होने वाली है इस टाइम तक उसी रिपोर्ट के हिसाब से? आप कमेंट करके बताना मुझे। तो आओ अभी हम लोग आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूरोपियन यूनियन। यहां पे देखो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, आप यहां पे स्टार यहां पे देख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप जो है स्टार जो है यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्स है, तो ये बेसिकली फ्लैग है यूरोपियन यूनियन की। ना यूरोपियन यूनियन एज ए टॉपिक समझने से पहले आप देखोगे आपकी जो चैप्टर जो बुक में जो दी गई है वहां पे कुछ टाइमलाइन कुछ डिस्कस किया गया है, और उन टाइमलाइंस में बहुत सारी डेट्स गिवन है। उन डेट्स में से ये 4 डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने उनको यहां इंक्लूड किया है, ठीक है। और ये जो आप डेट्स को आप देखोगे इससे आपको क्या समझ में आएगा कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, वो प्रोसेस क्या था, तो दैट्स वाई मैंने इसे इंक्लूड किया है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसको इसी ऑर्डर में ये 4 डेट्स को थोड़ा सा ट्राई करो याद रखने का। देखो क्या हुआ, 1951 अप्रैल के टाइम में होगा ये कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, आप ध्यान दो वेस्टर्न यूरोप कंट्री नॉट ईस्टर्न, क्योंकि ये इस टाइम में आप देखो इस टाइम में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वो तो यूएसएसआर के अंडर थी, है ना, कंट्रोल था उनका। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कौन कौन सी कंट्री, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये लोग आपस में एक ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है, आपस में एक ट्रीटी साइन करते हैं। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ये ट्रीटी साइन करके ये लोग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है कम्युनिटी ग्रुप जो बनाएंगे, ग्रुप का नाम क्या होगा, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, एक ग्रुप बनेगा। अब देखो स्टार्टिंग में ये जो ग्रुप बना, एम क्या था, एम टोटली इकोनॉमिक एम था, इकोनॉमिक मतलब एम ये था ये कंट्री आपस में साथ में आकर के अपने आप को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती थी, पॉलिटिकल कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में सब कुछ इकोनॉमिक था, ये लोग अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती थी। 1957 में देखेंगे कि यही कंट्री साथ में आएंगी, एक स्टेप और आगे जाएगी और ये लोग एक ट्रीटी ऑफ रोम करेंगे और वहां से जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे एटॉमिक एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये देखो ये एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड था। 1985 में
एक सेशन एग्रीमेंट आएगा, और जिसमें क्या होगा, इन कंट्रीज के बीच की जो बॉर्डर्स जो है, जो कंट्री में जो बॉर्डर होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, वैसे इन कंट्रीज की जो बॉर्डर जो थी, इसको एबोलिश कर दिया जाता है। जो बॉर्डर कंट्रोल है इसको एबोलिश कर दिया जाता है, ताकि एक कंट्री के लोग दूसरा कंट्री में जा सके, वहां बिजनेस कर सके, है ना। तो इससे लोगों की मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी, तो और ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा है। और फाइनली 1992 ट्रीटी ऑफ मैटरनिक, है ना, ये साइन होगा, और इसके साथ ही बन जाएगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की, दैट इज यूरोपियन यूनियन। आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, जो डेट है ये है 1992। मैं क्यों इस डेट को ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, आगे अभी वीडियो में पता चलेगा। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने टाइमलाइन देख लिया, हमने चैप्टर की ओवरव्यू देख ली। अब देखते हैं, अब यहां पे सबसे पहला तो क्वेश्चन ऑफ यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, आप इससे पहले टाइमलाइन में देखो, टाइमलाइन में हम लोगों ने लगभग 51 से स्टार्ट किया, 1951 से स्टार्ट किया, और हम लोग 1992 तक गए, है ना, 1992 तक गए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, तो यूरोप तो पूरा बर्बाद हो चुका था। तो यूरोप के सामने, यूरोप के जो लीडर्स थे, यूरोप में जो कंट्री जो थी, उनके जो लीडर्स थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि यूरोप का फ्यूचर कैसा हो। ठीक है, क्या यूरोप में पहले जैसा होता था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जैसा होता था, क्या होता था, कंट्रीज आपस में लड़ती थी, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के लिए, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी के लिए उनके बीच में वॉर वगैरह हो रही थी। क्या फिर से वैसे ही सब कुछ हो जाए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, दुनिया में इतने सारा तबाही मच गई, यूरोप बर्बाद हुआ, क्या फिर से पहले की तरह वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो फिर से यूरोप पहले की तरह हो जाए, फिर से वो ओल्ड राइवलरी, फिर से वो फ्रांस और इंग्लैंड वाली राइवलरी, ब्रिटेन वाली, क्या फिर से इसको कर दे? तो यहां पे यूरोपियन लीडर्स ने समझदारी दिखाया। उन लोगों ने बोला कि नो, हम लोग फिर से पहले वाला जो सिस्टम है उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग आगे की ओर देखेंगे, हम लोग यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन। और रिकंस्ट्रक्ट करेंगे मतलब हम लोग प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ताकि एक इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग कुछ पॉजिटिव जो है हम लोग प्ले कर सके, पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। मतलब बहुत ही अच्छा थॉट था कि हम लोग पहले वाली जो राइवलरी है उसको भूल जाए, हम लोग आगे बढ़े, आगे मिल के बढ़े। ठीक है, आगे मिल के बढ़े, इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल बनाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, जो कि इन लोगों ने किया। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ यूरोप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, क्योंकि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्रॉब्लम क्या था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन लोगों ने बहुत सारे आपस में ना ट्रीटी करके रखी हुई थी। जैसे मान लो यूरोप में कोई कंट्री ए है, बी है, सी है, तो मान लो कंट्री ए एंड बी ने आपस में ट्रीटी किया, एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? बी ने इसके कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है तो तुम मुझे हेल्प करना, और तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करता है तो मैं भी हेल्प करूंगा। लेकिन जब सी ने अटैक किया बी पे, तो मान लो ए ने हेल्प ही नहीं किया, ऑल्दो ए को हेल्प करना था ट्रीटी के हिसाब से, ए ने हेल्प ही नहीं किया। तो बहुत सारे एजम्पशंस, ठीक है, बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, सीक्रेट ट्रीटी, बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले, कुछ काम नहीं आया। ठीक है, कुछ काम नहीं आया, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप तबाह हुआ। तो इससे उनको एक चीज तो पता चल गया कि ये जो सीक्रेट तरीके से ये बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारे ख्याल मन में पाले हुए थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के रखे हुए थे, कोई काम का नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ स्टार्टेड कर दिया। 1945 में हम लोग देखेंगे, जो यूरोपियन स्टेट्स थे, इन लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इन लोगों के सामने क्या चैलेंज था कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यस, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, यूरोप जो है वो तबाह हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो भी एजम्पशंस थे, जो भी स्ट्रक्चर्स जो थी, ये सब कुछ कोई काम का नहीं आया, है ना। जितना भी ट्रीटी, सीक्रेट ट्रीटी कि आप मुझे बचा लेना, मैं आपको बचाऊंगा, कुछ काम नहीं आया। तो इन लोगों ने बोला कि मिलके कॉपरेट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखो, यूरोपियन जो इंटीग्रेशन जो स्टार्ट हुई, ठीक है, यूरोप की जो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई, इसी प्रोसेस के दौरान यूरोपियन यूनियन बनेगा। तो यूरोप की इंटीग्रेशन जो हुई, इसमें यूएसए का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों ने जरूर मार्शल प्लान पढ़ा होगा, है ना, मार्शल प्लान आप लोगों ने अपने टर्म 1 के सिलेबस के दौरान जरूर पढ़ा होगा। यूरोपियन इंटीग्रेशन जैसे मैंने बताया 1945 से स्टार्ट होगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कोल्ड वॉर ने काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप जो है एक तरह से दो भाग में बटा हुआ था, दो पार्ट में डिवाइड था। एक तरफ था वेस्टर्न यूरोप, दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप।
वेस्टर्न यूरोप जहां पे कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा था, जो अमेरिका के साथ थे, ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा था, जो लोग नेटो के साथ थे, नेटो कंट्री में थे, तो ये जो कोल्ड वॉर के दौरान हम लोग देखेंगे ये जो लोग साथ में आ गए एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, कौन सी आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म, साथ में आ गए एक साथ लड़ने के लिए नेटो फॉर्म करके। तो कहीं ना कहीं ये जो नेटो का फॉर्मेशन हुआ, ये जो कोल्ड वॉर के दौरान ये जो साथ में आकर के एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे, इसने कहीं ना कहीं यहां पे जो कंट्री थी, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री जो थी, इसको थोड़ा करीब लाया उनको। और अमेरिका ने जो मार्शल प्लान के थ्रू जो उनको हेल्प पहुंचाया, बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई, अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाया, बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को लोन्स प्रोवाइड किए, फ्री में भी पैसे दिए, लोन्स प्रोवाइड किए कि ये लो मुझसे लोन लो, अपना कंट्री को डेवलप करो, ठीक है। तो अमेरिका ने काफी इंपॉर्टेंट रोल पहुंचाया है। मार्शल प्लान के दौरान देखेंगे हम लोग, अमेरिका ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ओईईसी। ये ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में बनाया गया था। क्या काम था इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह था कि मार्शल प्लान के थ्रू अमेरिका जो हेल्प कर रहा था वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, उनको हेल्प सही तरीके से पहुंचाया जाए, प्रॉपर तरीके से उनको हेल्प मिले, इस कारण से ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाया गया, ठीक है। तो अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हो यहां पे। और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने, देखो ये कुछ कैसा था, मान लो मैंने अपने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, मैंने अपना एक, है ना, मैं समझाता हूं एग्जांपल से, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पे स्टूडेंट, टेलीग्राम का ग्रुप बनाने का मेरा एम क्या था, मेरा एम था कि वहां स्टूडेंट आएंगे और वहां डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, वहां डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, चलो अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि वहां पॉलिटिकल, जब ग्रुप में स्टूडेंट्स ऐड हो गए तो उन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन करने का साथ साथ वो लोग हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी डिस्कशन करने लगे। मतलब ग्रुप तो कुछ और कारण से बना था, लेकिन ग्रुप को और ज्यादा बेनिफिट के लिए वो लोग स्टूडेंट जो है वो यूज करने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ ओईईसी के साथ। ये जो ग्रुप बनी थी यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये ग्रुप को अमेरिका ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, एम क्या था कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को मार्शल प्लान के अंडर हेल्प पहुंचाना। लेकिन वहां पे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी उन लोगों ने ये ग्रुप को और अपने बेनिफिट में यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो लोग और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज पे इस ग्रुप में आकर के बातें करने लगे, डिस्कस करने लगे, ठीक है। तो ये ग्रुप का फॉर्मेशन जो है ये कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है यूरोपियन इंटीग्रेशन में, है ना। यूरोपियन इंटीग्रेशन का मतलब है जो यूरोप अलग अलग था, जो अलग अलग कंट्री जो थी उनके बीच में जो झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट थी, उनको साथ में लाने का। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ये वेस्टर्न यूरोप के साथ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बाद में देखेंगे ईस्टर्न यूरोप वाले भी आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं, ये तो अमेरिका की बात हो गई। यूएसएसआर का क्या रोल यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में या फिर यूरोप की इंटीग्रेशन में, यूएसएसआर का क्या रोल आपको पता होगा। 1991 में क्या हो गया, यूएसएसआर टूट गई, यूएसएसआर जो है ये टूट गई। तो यूएसएसआर के टूटने के बाद जो आपको तो पता होगा, जो ईस्टर्न यूरोप वाली जो कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप वाली जो कंट्री है वो सभी कंट्री यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, है ना, यूएसएसआर के अंदर थी। लेकिन जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो ईस्टर्न यूरोप वाली जो कंट्री जो है इनको अब इनके पास अब इंडिपेंडेंस था। ये लोग अगर चाहे तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते थे, ये लोग अगर चाहे तो ये जो ग्रुप बनाया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने उसको ज्वाइन कर सकते थे, और इन लोगों ने ऐसा किया भी। तो यूएसएसआर जब टूट गया तो इसका इफेक्ट ये आया कि जो ईस्टर्न यूरोपियन वाली जो कंट्री है उनको अब फ्रीडम मिल गया, तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी बहुत ही फास्ट तरीके से उन लोगों ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं यूरोपियन जो इंटीग्रेशन जो हुई, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप एकदम मन में, एकदम माइंड में अपने डाल लो। जब यूरोप एज अ यूरोपियन यूनियन जब फॉर्म हुआ या यूरोप की इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुई, तो पहले ये हुआ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप में हुआ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। एकदम अच्छे से याद रखना है, पहले स्टेप में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ यूरोप का, सेकेंड स्टेप में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो पहले हम लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन समझते हैं। यूरोपियन यूनियन को हम लोग देखेंगे कि एक इकोनॉमिक यूनियन के हिसाब से ये धीरे धीरे जो ये ग्रो हुआ, और फाइनली बाद में जाकर देखेंगे कि ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होगा उसका। ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की प्रोसेस थी यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, ये स्टार्ट होती है हम लोग देखते हैं 1957 से।
1957 से जब हम एक जब फॉर्मेशन होगा, क्या कहा, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जब इसका फॉर्मेशन होगा वहां से स्टार्ट होगा यूरोप जो थी, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री जो थे उनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब ये है कि ये जो कंट्री जो है ये साथ में आ गए, और साथ में आकर के इकोनॉमिक मैटर पे, बिजनेस रिलेटेड मैटर पे, ट्रेड रिलेटेड मैटर पे एक दूसरे से कॉपरेट करने लगे, है ना, एक दूसरे से कॉपरेट करने लगे। तो ये यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है। फिर सेकंड लेवल पे क्या होगा, सेकंड लेवल पे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के अगर हम लोग देखें तो यूरोप में एक काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश होगा 1949 में। तो ये एक ये एक तरह से एक स्टेप था पॉलिटिकल कॉपरेशन की तरफ। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया। जैसे आपको पता होगा हमारे कंट्री में एक पार्लियामेंट है जिसको हम लोग संसद बोलते हैं, वैसे यूरोप में जो कंट्री थी उनकी अपनी पार्लियामेंट थी, लेकिन पूरा का पूरा यूरोप के लिए एक पार्लियामेंट बनाया गया। जहां तक मुझे याद आ रहा है लगभग अभी शायद 705 के आसपास कुछ मेंबर ऐसे कुछ है उसमें, ठीक है। तो यूरोप के लिए एक पार्लियामेंट बनाया गया, और ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की तरफ यूरोप का, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया, इसके बाद में धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज को देखेंगे। अगर यूरोपियन कंट्री से बात करेंगे तो जनरली उनकी फॉरेन पॉलिसी, जनरली उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी काफी हद तक सेम, काफी हद तक सिमिलर। वो लोग कॉपरेट करने लगे जस्टिस के मैटर पे, यूरोप रिलेटेड कोई भी मैटर पे, होम अफेयर्स के मैटर पे कॉपरेट करने लगे। इसके साथ ही उन लोगों ने प्रमोट किया क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। उन लोगों ने ये कहा, देखो यूरोपियन यूनियन में ना टोटल 27 कंट्री है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, कहीं पे अगर आप 28 पढ़ रहे हो तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि 28 में से एक कंट्री जो था ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन जो कंट्री था, ब्रिटेन ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन को बाय बाय बोल दिया है, यूरोपियन यूनियन छोड़ के चला गया है। तो अभी कितना है, 27। तो ये जो 27 कंट्री है, इन लोगों ने आपस में मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम लोग अपने कंट्री में क्या करेंगे, एक सिंगल करेंसी लेके आएंगे। मतलब ये पूरे के पूरे 27 कंट्री में एक ही करेंसी चलेगी। कौन सी करेंसी? यूरो। ऑल्दो अभी पूरे के पूरे 27 में नहीं चलता है ये, ठीक है, अभी फिलहाल ये टोटल 19 में ही चलती है, बिकॉज कुछ और कंट्री को प्रॉब्लम है। तो 27 कंट्री में से 19 कंट्री में अगर आप देखोगे तो वहां पे करेंसी क्या है, जैसे हमारे कंट्री में रुपया है, वैसे ये 19 कंट्री में अगर आप जाके देखोगे ना तो वहां पे बस एक ही करेंसी चलती है। कौन सी करेंसी? यूरो। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट करेंसी है ये वर्ल्ड की। तो ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था। अब एक और फीचर हम लोग ये देखते हैं, यूरोपियन यूनियन क्या ग्रुप है कि नेशन है? देखो आज के हम लोगों ने देखा यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल, सबसे पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके देखेंगे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर पे वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं। तुम देखो किसी भी एक कंट्री के, जैसे इंडिया की बात करते हैं, हमारा एक फ्लैग है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक इंडिपेंडेंस का डेट है, हमारी अपनी करेंसी है, हमारा अपना नेशनल एंथम है। वैसे ही यूरोप को देखोगे तो यूरोपियन जो कंट्री है, जो यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों ने अपने फ्लैग एडॉप्ट कर लिए हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैग है, हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। यूरोपियन यूनियन का एंथम है, उनकी प्रॉपर फाउंडिंग डेट है, उनकी अपनी करेंसी है, जैसे यूरो बताया अभी मैंने। तो ये तो ऐसा तो सिर्फ हमें कंट्री के लिए देखने को मिलता है ना, ऐसा तो हमें नेशन के लिए देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन जो है एक नेशन की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं आया है। कॉन्स्टिट्यूशन, यूरोपियन यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाने का ट्राई किया गया था, लेकिन अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया नहीं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्टेप जो है वो फेल हो गई है। लेकिन बाकी दूसरे मैटर पे देखो, फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी, ये सब उन लोगों ने अपने लॉन्च कर दिया, यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप का करेंसी। इसके साथ ही देखेंगे इनकी फॉरेन पॉलिसी, अगर आप देखोगे इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी देखोगे तो काफी हद तक कॉमन होती है, काफी हद तक सिमिलर होती है। अगर फॉरेन रिलेशन के मैटर पे जो बात जर्मनी बोल रहा है वही बात फ्रांस बोलता है, वही बात बेल्जियम बोलता है, वही बात स्पेन बोलती है, वही बात डेनमार्क बोलता है। मतलब इनकी फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी काफी हद तक सिमिलर है। तो ये हम लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन जो है काफी हद तक एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर चुका है, इवन आज के डेट में करता भी है। हो सकता है कि आज से 10 साल या 20 साल या 25 साल के बाद में इनकी एक कॉमन मिलिट्री भी डेवलप हो जाए, ये लोग अपना बोले कि हमारी एक कॉमन मिलिट्री होगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाए, है ना।
अच्छा, बढ़ते हैं आगे। तो यूरोपियन यूनियन जो है ये ग्रोथ हो रहा है, तो यूरोपियन यूनियन की जो एक्सपेंशन जो हो रही है, इसमें कुछ क्या चैलेंजेस भी है क्या? ये जो यूरोपियन यूनियन, जैसे मैंने बताया कि 27 कंट्री है, तो तुम अभी मैंने ये भी बताया साथ में एक कंट्री ब्रिटेन ये छोड़ के चला गया है, तो कुछ जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है इसके अंदर। ऑल दो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री जो है, इन्होंने ट्राई किया है आपस में ज्यादा से ज्यादा कॉपरेट करने का, आपस में ज्यादा। अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री वाले मैटर पे अभी कॉपरेट लिमिटेड है, करते हैं लेकिन लिमिटेड है, और ज्यादा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं फ्यूचर में। और यूरोपियन यूनियन और कैसे एक्सपैंड हुआ है, जैसे मैंने बताया कि जो सोवियत यूनियन से जो कंट्री जो वहां से जो निकल के आए, ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्री ने, उन लोगों ने भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। ये पूरा प्रोसेस काफी आसान नहीं था, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये काफी आसान नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप देखोगे बहुत सारी कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज, देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है कि मान लो ये यूरोपियन यूनियन है और ये बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, ये छोटी छोटी कंट्री आपस में मिलकर के इन्होंने एक ग्रुप बनाया, दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो इससे होता यह है कि ये कंट्री की गवर्नमेंट जो है, कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट जो है, इनकी पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और ये लोग अपना पावर एक तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, यूरोपियन यूनियन को। तो कुछ कंट्री के लोगों को हो सकता है ये पसंद ना आए, तो कुछ पीपल ऐसे हैं कंट्री में जो बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो लोग हैप्पी नहीं है कि वो लोग अपना पावर जो है यूरोपियन यूनियन को ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, और उनके कंट्री के गवर्नमेंट की पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। इससे बहुत सारे कंट्री के लोग जो है वो हैप्पी नहीं है। तो ये एक चैलेंज है, अगर आपसे चैलेंज पूछा जाए एग्जाम में तो ये एक चैलेंज है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 27 कंट्री में से 27 कंट्री नहीं, सिर्फ 19 कंट्री ही यूरो यूज कर रही है, मतलब बाकी जो कंट्री बच गई कुछ ना कुछ जरूर उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो कुछ और इसके अलावा और मैं बताऊं, अभी तो 27 कंट्री है ना, 4 या 5 कंट्री ने एप्लीकेशन डाला हुआ है एक्चुअली में, मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की ने एप्लीकेशन डाला है कि मुझे भी यूरोपियन यूनियन वाले ग्रुप में ले लो, लेकिन हो सकता है कि फ्रांस बोले कि ठीक है आ जाओ, लेकिन जर्मनी बोले कि ना तुमको हम आने नहीं देंगे, तुम्हारा रिलेशन हमसे अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को नया मेंबर बनने दे, लेकिन दूसरी वाली कोई और दूसरा कंट्री जो है उसको वो पसंद ना आए। तो जो न्यू मेंबर ऐड होना चाह रहे हैं उनको लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ कंट्री वो चाहते हैं कि वो लोग ऐड हो, कुछ कंट्री नहीं चाहते हैं कि वो लोग ऐड हो। जैसे मैंने टर्की के एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, टर्की को लेकर के काफी सारा इश्यूज है यूरोपियन यूनियन में। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस क्या है, चलो एक ग्रुप तो बन गया, अब ये ग्रुप का पावर क्या है, क्या बस नाम का ग्रुप बन गया कि कुछ है भी इनके पास, कुछ पोटेंशियल भी है। तो इन्फ्लुएंस हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ये हम लोग देखेंगे यूरोपियन यूनियन की, वन बाय वन करके देखेंगे। पहले इकोनॉमिक पे आते हैं। यूरोपियन कंट्री की अगर आप देखते हो, तो अगर यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री है, टोटल जो 27 कंट्री अगर है, उनको अगर साथ में लाओगे तो वो देखोगे ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। ऑफ कोर्स फर्स्ट तो अमेरिका है, सेकंड लगभग 17 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है। अगर यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज जो है उनको साथ में लाते हो तो इनकी जीडीपी लगभग कितनी बनती है, 17 ट्रिलियन के आसपास बनती है। इंडिया की कितनी है, अप्रोक्सीमेट 3 ट्रिलियन से थोड़ी कम ही है हमारी अभी, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 2.7 ट्रिलियन के आसपास है शायद इंडिया की अभी प्रेजेंट में। 2021 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2021 के दिसंबर में लगभग 3 ट्रिलियन से थोड़ी सी कम है जहां तक याद है मुझे। और इनकी देखो 17 ट्रिलियन, मतलब हमसे काफी रिच, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो ये इनका इकोनॉमिक पावर है देखो। फिर इनकी अपनी एक करेंसी है यूरो। यूरो करेंसी को अगर आप देखते हो तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज प्रोड्यूस करता है, किसको, यूरो एज अ करेंसी को अगर आप देखते हो तो ये क्या करता है, ये अमेरिका की डॉलर को चैलेंज करता है। ये क्या है, यूरो चैलेंज करता है डॉलर को, मतलब क्या है, देखो होता क्या है, मान लो इंडिया कुछ सामान खरीदता है जापान से, तो ऑफकोर्स इंडिया ने मान लो जापान से कुछ मोबाइल खरीदे, है ना, तो इंडिया को तो पेमेंट करना पड़ेगा जापान को। तो पेमेंट क्या रुपया में करते हैं हम लोग, वो गांधी जी वाली जो हमारी रुपया जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें पेमेंट करते हैं, नो।
जापान वाले बोलते हैं कि हमें पेमेंट करो डॉलर में, हम लोग ये डॉलर में पैसे चाहिए, डॉलर में पेमेंट करो। तो इंडिया डॉलर में पेमेंट करती है। इसी तरीके से मान लो इंडिया मान लो नेपाल को कोई भी सामान बेचती है तो नेपाल वाले इंडिया को डॉलर में पेमेंट करते हैं। मतलब ये बहुत सारा बिजनेस ना ये डॉलर में हो रहा है, ठीक है। लेकिन तो डॉलर में क्यों हो रहा है? बिकॉज डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। लेकिन यूरो भी ऐसा वीक नहीं है, तो बहुत सारे कंट्री ना यूरो को लेकर भी डील करते हैं। तो कल के डेट में ऐसा हो सकता है कि डॉलर को यूज करना छोड़ के लोग यूरो को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इंडिया जापान को यूरो में पेमेंट करे, नेपाल इंडिया को यूरो में पेमेंट करे, तो डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, डॉलर उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो वही यहां पे बोल रहा है कि यूरो फ्यूचर में हो सकता है कि वो चैलेंज करे डॉलर को, ठीक है। नेक्स्ट, its share of world trade is much larger than that of United States, allowing it to be more assertive in trade dispute with US and China. अगर यूरोपियन यूनियन का ट्रेड का बात करो, यूरोपियन यूनियन की बिजनेस की बात करो, तो पूरा वर्ल्ड में जितना 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 वैल्यू का वो बिजनेस करता है वो अमेरिका जितना का बिजनेस करता है उससे भी ज्यादा है। मतलब ये है, मान लो पूरे वर्ल्ड में, अच्छा मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूं फिर मैं समझाता हूं एक्चुअली क्या है। एक सेकंड, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो पूरे वर्ल्ड में एक साल में अमेरिका जो है वो 100 रुपए के सामान बेच देता है, 100 रुपए का बिजनेस करता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, जापान के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ। अगर यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो ये लोग हो सकता है ये लोग 150 रुपए के बिजनेस करते हो, मतलब अमेरिका से ज्यादा। तो इनका अगर वर्ल्ड ट्रेड में इनका शेयर देखोगे तो अमेरिका से भी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ये और ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकता है अमेरिका के साथ और चाइना के साथ अगर कभी भी ट्रेड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होती है तो। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहां पे होता क्या है कि यूरोपियन यूनियन वाले देखो 150 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, मान लो इसमें से 30 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल चाइना के साथ। अगर कल के डेट में चाइना किसी तरह की कुछ खराब एक्टिविटी करता है तो यूरोपियन यूनियन वाले क्या बोलेंगे चाइना को कि जाओ आज से हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो चाइना के लिए तो ये एक लॉस है 30 रुपए का। तो चाइना वाले क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है आप मान जाओ, ठीक है हम अपना गलती सुधार लेंगे, आप हमारे साथ बिजनेस करो। मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन वाले क्या कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन वाला का जो ट्रेड जो है ये इतना बड़ा ट्रेड है कि ये किसी भी कंट्री को अपना ट्रेड के वैल्यू ट्रेड दिखा करके उनका डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कभी कोई डिस्प्यूट अगर आता है तो वहां पे वो काफी स्ट्रांग बन के सामने आ सकते हैं। ये है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, इट्स इकोनॉमिक पावर give its influence over closest neighbor as well as in the Asia Africa। अगर यूरोपियन यूनियन की अगर इकोनॉमिक पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि एशिया से अफ्रीका से, देखो यूरोप भी तो एक कॉन्टिनेंट है, एशिया भी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है, लेकिन यूरोप कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर स्पेशली ट्रेड रिलेटेड बात करो तो यूरोप काफी ज्यादा पैसे की ट्रेड करते हैं, काफी पूरा वर्ल्ड में काफी ज्यादा बिजनेस इनका फैला हुआ है। एज अ रिजल्ट और ज्यादा पावरफुल है, इनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि ये दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी देखोगे तो इनका बहुत वैल्यू है यूरोपियन यूनियन वालों का, यूरोपियन कंट्रीज का। व्हाई? बिकॉज इनका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इनका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत लार्ज है। एज अ रिजल्ट हम लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी दूसरी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे बात करें तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है कि इनका पॉलिटिकल पावर क्या है, यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल पावर क्या है। यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रांस। आपको पता होगा ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनएससी। यूएनएससी में जो 5 मेंबर बैठते हैं उनमें से एक फ्रांस भी है। जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट बैठते हैं उनमें से फ्रांस भी है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात मैं बता दूं, आपके बुक में ब्रिटेन भी लिखा होगा, आपके बुक में अगर देखोगे वहां पे ब्रिटेन भी लिखा होगा, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा उसको काट दो। क्यों काट दो? बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया है, उसने यूरोपियन यूनियन का वो पार्ट अब नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसलिए सिर्फ फ्रांस की बात करो, है ना। आपको एग्जाम में भी आएगी ना तो आप ब्रिटेन मत लिखना, फ्रांस की बात करना। तो फ्रांस के पास देखोगे परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल की। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होगा 5 तो परमानेंट बैठते हैं और 10 नॉन परमानेंट आते हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट आते हैं इसमें भी तो यूरोपियन कंट्री होते हैं,
मतलब देखो पूरे के पूरे 15 मेंबर में कम से कम तीन मेंबर जो है आपको यूरोप वाले ही नजर आ जाएंगे, तो उनका तो इन्फ्लुएंस है वहां पे डिसीजन लेने में। तो इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इनका जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, ये इनको हेल्प पहुंचाता है कि ये क्या कर सकते हैं, ये यूएस की पॉलिसी को, अगर अमेरिका की कोई पॉलिसी है उसको ये लोग क्या कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन वाले क्या कर सकते हैं उसको, यूरोपियन यूनियन वाले उसको इन्फ्लुएंस करने का इनके पास पोटेंशियल है। जैसे अमेरिका की, जैसे मैं एक एग्जांपल में बताऊं तो अमेरिका का एक पोजीशन जो है ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर के, आपको पता होगा अमेरिका और न्यूक्लियर और ईरान के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है न्यूक्लियर इश्यूज को लेकर के, है ना, न्यूक्लियर इश्यूज को लेकर के। तो ये रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा है, मे बी न्यूक्लियर वेपन बनाना भी चाहता है, अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है, तो इस चीज को लेकर के टेंशंस काफी ज्यादा है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का। और अगर बात करते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पे, यूरोपियन यूनियन को अगर हम लोग देखेंगे तो इनका जो, ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं डिप्लोमेसी को, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशंस, इन सबको यूज करते हैं टू काउंटर सेवरल चैलेंजेस एंड क्राइसिस इन द वर्ल्ड। देखो अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का जो वर्क करने का जो तरीका है, इसमें बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मान लो अमेरिका जो है अगर किसी कंट्री को धमकाना चाहता है तो अमेरिका ये बोलेगा कि हम जाके तुम पे बॉम्ब गिरा देंगे, चुपचाप से मान जाओ वरना जाके तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, है ना, हमारी आर्मी आएगी और तुम्हारी पिटाई करके चली जाएगी। यूरोपियन यूनियन वाले ये नहीं बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन वाले क्या धमकी देते हैं कि चुपचाप से हमारी बात मानो वरना हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। तो देख रहे हो डिफरेंस है, अमेरिका यूज करता है फोर्स, अमेरिका अपना मिलिट्री पावर दिखाता है, यूरोपियन यूनियन की बात करोगे ये लोग अपना बिजनेस दिखाते हैं, मतलब अपने बिजनेस को ही एज अ वेपन की तरह यूज करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम हमारा बात नहीं मानते हो तो तुम हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, कोई यूरोपियन यूनियन का कंट्री तुमसे बिजनेस नहीं करेगा, तो मजबूरी में इन्हें बात मानना पड़ता है कंट्रीज को। तो ये दो अलग तरीका है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ जब डायलॉग करता है, चाइना में बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, चाइना में इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इन सब मैटर पे जब कभी भी यूरोपियन यूनियन को बात करना होता है ना, तो ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन चाइना को दिखाते हैं अपने मिसाइल की, देखो मेरे पास ये मिसाइल है, ये गन है, ये बॉम्ब है, ये गिरा देंगे, ये नहीं। चाइना अपना बिजनेस दिखाता है, सॉरी यूरोपियन यूनियन अपना बिजनेस दिखाएगा। वो बिजनेस दिखा के ये बताता है कि देखो आप हमारी बात मानो वरना हम लोग आपसे ऐसा ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे, तो चाइना को भी मानना पड़ता है। ये डिफरेंस है। अब देखते हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा और है, इसके बाद में कंप्लीट कर दूंगा मैं बहुत जल्दी ही वीडियो को। मिलिट्री इन्फ्लुएंस की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे जर्मनी में मान लो 100 सोल्जर है, फ्रांस में मान लो 150 सोल्जर है, बेल्जियम में मान लो 50 सोल्जर है। तो इन सभी सोल्जर्स को मान लो, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, तो जितने 27 कंट्री है, इन सभी कंट्री के अगर सोल्जर्स को, वेपन्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऑल टुगेदर ये लोग बन जाएंगे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स। अगर सबको ऐड कर दे, अलग अलग देखोगे तब तो छोटा नजर आएगा, लेकिन 27 को ऐड कर दोगे तो एक साथ ये 27 कंट्री अगर आप उनके आर्म फोर्सेस को देखोगे तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बन जाती है। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं ये लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो इनका डिफेंस देखेंगे हम लोग, देखेंगे अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे आता है, फ्रांस के पास अगर, अच्छा यहाँ पे 550 नहीं होगा, हाँ ये फ्रांस प्लस ब्रिटेन के पास मिला करके 550 था, तो यहाँ तो ब्रिटेन हटा दिया मैंने, मैं ये 550 नहीं होगा, मैं कमेंट करके जो है मैं वहां पे एग्जैक्ट नंबर जो है मैं वहां पे पिन कर दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट करके मेरा वहां पे कमेंट देख लेना, ठीक है। 550 नहीं है, लगभग 300 के आसपास मेरे ख्याल से होगा, 300 350 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मैं जो है कमेंट करके मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है फ्रांस के पास, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, आप बोल सकते हो कि एकदम चमकता हुआ सितारा है यूरोपियन यूनियन का। और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इन कंट्रीज, ये जो कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन, इनकी अपनी खुद, जैसे हमारे कंट्री में इसरो है ना, वैसे ही यूरोपियन यूनियन की भी ऐसी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया है, मतलब काफी ज्यादा इनका मिलिट्री इंफ्लुएंस भी है। नाउ ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इसके बाद एंड हो जाएगी। देखो तो सब कुछ तो अभी हम लोगों ने देख लिया इस तरह से, तो क्या यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज जो है, क्या इनके बीच में, इनके आपस में इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है? ऐसा नहीं है।
इनके बीच में भी प्रॉब्लम है। ऑल्दो यूरोपियन यूनियन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके कंट्री के बीच में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अमेरिका ने जब इराक के ऊपर इन्वेड किया था तो ब्रिटेन ने खूब आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया अमेरिका का। जनरली आप देखोगे ना, अमेरिका जो बोलता है वही बात ब्रिटेन बोलता है, ठीक है। तो अमेरिका ने जब इराक के ऊपर इन्वेड किया तो ब्रिटेन ने तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया, लेकिन वहीं पे आप देखोगे जर्मनी, फ्रांस, ये लोग अमेरिका की इस पॉलिसी से हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, तो इन लोगों ने उसमें साथ नहीं दिया सही तरीके से, इन लोगों ने अपोज किया इस पॉलिसी को। ऑल्दो ब्रिटेन के साथ जो न्यू मेंबर जो ऐड हुए थे यूरोपियन यूनियन के, उन लोगों ने भी अमेरिका का साथ दिया जब उन्होंने इराक के ऊपर इन्वेड किया था। तो लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये क्या दिखाता है कि अगर इनका मन करे तो ये लोग अपना खुद का भी व्यू रख सकते हैं, मतलब इनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करो, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रीज, जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज है, जनरली इनकी फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक सिमिलर होती है, काफी हद तक कॉमन होती है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% सेम है, सभी कंट्री एक सुर में एक ही बात बोलती है ऑलवेज, है ना, डे एंड नाइट 24/7, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार उन लोग अलग बात भी बोलती है, मतलब कभी कभार हम लोग देखेंगे जो मेंबर स्टेट्स जो है उनका खुद का फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसीज वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये हमें जो है देखने को मिलेगा, यानी कि इनके बीच में भी थोड़े बहुत कुछ जो है इश्यूज है, बट ऑल टुगेदर ब्रॉडली हम लोग बोल सकते हैं काफी हद तक कॉमन इनकी पॉलिसीज होती है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है इनके बीच में? तो और इनके बीच में क्या प्रॉब्लम है? एक तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया ना कि वो यूरो वाली करेंसी को, जो यूरो करेंसी जो है उसको सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ कंट्री को इनमें प्रॉब्लम नजर आती है, ठीक है। कुछ कंट्री जैसे 19 कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो बच गए 27 में से बाकी जो कंट्री बच गए, इनमें से कुछ कंट्रीज को प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप देखोगे डेनमार्क, स्वीडन को देखोगे तो यहाँ पे ये लोग देखो, ये लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं यूरोपियन यूरो को एज अ करेंसी, ठीक है। कुछ अपनी इनकी प्रॉब्लम्स है। फिर अच्छा ये लाइन को आप हटा सकते हो क्योंकि ये तो ब्रिटेन तो अब है ही नहीं, है ना, तो उसका बात करके फायदा है नहीं। तो ऑल्दो हम लोग देखते हैं कि ठीक है, काफी छोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस भी है, बट ब्रॉडली काफी हद तक इनका पॉलिसी जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। काफी हद तक पॉलिसी सिमिलर होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे देख लो, यूरोस्केपिटिज्म। यूरोस्केपिटिज्म का मतलब क्या है कि कुछ कंट्री जो है वो यूरो को एज अपना कंट्री का करेंसी नहीं बनाना चाहती है, सभी लोग नहीं बनाना चाहती है, तब तक 27 हो जाता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 19 ही है, कुछ कंट्री को प्रॉब्लम नजर आता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा कौन सा टॉपिक था? हमारा ये टॉपिक था यूरोपियन यूनियन। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है वो है आसियान टॉपिक पे। मैं आसियान वाले टॉपिक में भी इसी तरह से सब टॉपिक में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सको। तब तक के लिए थैंक यू। बिल्कुल मैं एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को बिल्कुल प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।